नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। और ये प्रश्न जैसे पीछे की रीट भर्ती है, सी टेट है, यूपी टेट है, उनसे संबंधित है, यानी वहाँ पर आए हुए हैं। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट होने के पूरे चांस रहते हैं। आप लोग इनको एक बार ज़रूर पढ़ें, किसी पुस्तक से पढ़ लें या किसी वीडियो के माध्यम से। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी अधिगम को प्रदर्शित करने वाला कौन सा एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अपना कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। अधिगम का मतलब सीखना होता है, सभी जानते हो। तो अगर बच्चा हाथ जोड़ करके अध्यापक का अभिनंदन करेगा तो वो कुछ न कुछ सीख रहा है। स्वादिष्ट भोजन देख करके मुंह में लार का आना, ये भी एक अधिगम है। चढ़ना, भागना, फेंकना, 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ऐसे बच्चे हरकतें करते हैं, वो भी एक अधिगम है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? शबी होगा, यानी अधिगम का शाब्दिक अर्थ ही सीखना होता है। अगला प्रश्न है अपना कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, यानी कक्षा कक्ष में जो प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होगा, ज्ञान होगा, कुशलता होगी, अभिव्यक्ति होगी, या फिर सभी होंगे। तो सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में प्रक्रिया विकसित करने के लिए ये सभी सहायक होंगे। सभी क्या होंगे? सहायक होंगे, क्योंकि ज्ञान भी होगा वहाँ पर, कुशलता भी होंगी, और अभिव्यक्ति यानी अध्यापक सब कुछ करेगा वहाँ पर। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है कि समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षक में मुख्य अभ्यास है जिनका उद्देश्य निम्न है, यानी इनमें से कौन सा एक उद्देश्य है कि समूह क्रियाकलाप में। तो इसमें समूह क्रियाकलाप के अंतर्गत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों के बोझ को उनकी निर्देशात्मक शैली में कम करना, यह बात भी बिल्कुल सही है। कक्षा को प्रकृति में, यानी कक्षा की जो भी प्रकृति है उसमें सक्रिय और सहभागी बनाना, यह बात भी सही है। समूह के सदस्यों के बीच में तालमेल बनाना, तो इसमें सामूहिक शिक्षक के मुख्य अभ्यास क्या होता है, यानी सामूहिक शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि समूह में अगर शिक्षण कार्य करेंगे तो अपन को क्या होगा कि समूह के सदस्यों के बीच में तालमेल बनाना बहुत ही जरूरी है। कितने शानदार ऑप्शन हैं। ये इस प्रकार का प्रश्न है, जब तक आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ये प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन सामूहिक शिक्षण का मुख्य अभ्यास के रूप में पूछा है, अपन ये बात भूल करके यहीं पर अटक जाते हैं। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, ठीक यहीं पे लगा देते हैं। आगे थोड़ा सा कोई पढ़ लेता है तो यहाँ तक बहुत कम विद्यार्थी पहुँच पाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्रश्न होता है उसको ध्यान से, धैर्य से पढ़ें, पूरे ऑप्शन पढ़ें। एक ऑप्शन पढ़ते ही जवाब ना दें, हो सकता है अपना वो गलत हो जाए। और होता भी यही है, एग्जामिन हॉल में क्या होता है, अपन यहीं पे टिक कर देते हैं और प्रश्न अपना गलत हो जाता है। हम बड़े खुश रहते हैं, उस समय तक खुश रहते हैं जब तक कि दूसरा अपन को इस प्रश्न को सही से एक्सप्लेन करके नहीं बताता है। तब तक अपन जिद करते रहते हैं बराबर वाले विद्यार्थी से कि नहीं मेरा तो सही है इसमें, जबकि इसमें पूछा क्या है वो बात तो देखने लायक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न का। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे प्रभावी है, यानी सामाजिक विज्ञान सीखने के लिए सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है। पठन के द्वारा अधिगम, ये तो सभी विधियों में होता है। कंठस्थ स्मरण के द्वारा अधिगम, क्रियामूलक अधिगम, या स्वरण के द्वारा अधिगम। तो ये सामाजिक विज्ञान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विधि जो है वो है क्रियामूलक अधिगम, यानी क्रियाएं करनी चाहिए अपन को साथ साथ में कि कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का एक उद्देश्य नहीं माना है। बच्चे का सामाजिक विकास करना, ये तो होता है। नेतृत्व का गुण भी होता है। एक आदर्श नागरिक तैयार करना भी एक सामाजिक सब्जेक्ट होता है, उसका ही मुख्य दायित्व होता है। घटनाओं का स्मरण इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। घटनाओं का स्मरण स्पेशली हिस्ट्री जो होती है ना उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, यानी नाटकीय रूपांतरण का इसमें पूछा अपन को कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है।
कि मतलब बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुसंधान होता है या फिर आवेदन होता है। तो नाटकीय रूपांतरण का मतलब बोध ही होता है। वैसे देखा जाए तो ध्यान रखना, बोध किसको, ज्ञान को ही बोलते हैं, परंतु ये दोनों जब ऑप्शन एक साथ दे दिए जाएं तो बोध कुछ पहले वरीयता दी जाती है, अन्यथा ज्ञान भी इसमें सही है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहारिक उद्देश्य जो होते हैं, व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो देखिएगा कि विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य या फिर दक्षतापूर्ण उद्देश्य या प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों में प्रदर्शन उद्देश्य है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदर्शन उद्देश्य होता है वो व्यवहारिक उद्देश्यों में माना जाता है। गणित पाने में निम्नलिखित में से जो उद्देश्य हैं इसमें कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है गणित पढ़ाने के अंतर्गत? तो इसमें अनुशासनात्मक, उपयोगी, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक। तो अनुशासनात्मक जो उद्देश्य होता है वो गणित पढ़ाने में सबसे उपयुक्त माना जाता है। वो मतलब एक मदद करता है शिक्षक की। अनुशासनात्मक यानी अनुशासनात्मक रहेंगे, ढंग से उसको समझेंगे और समझाएंगे तो ही अपने को मैथ्स है वो समझ में आएगी। ये नहीं है कि हंसी हंसी की आप खेल खेल में आप मैथ्स को सीख जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत से विद्यार्थियों की मैथ्स और इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, उनको दूर से डर लगता है, वो चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार के संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया क्या है? यानी एक रचनात्मक व्यवहार से वो संबंध नहीं रखेगा, वह क्रियात्मक क्रिया क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? पुनः निर्माण, रूपांतरण, तुलना या फिर परिवर्तन। तो इसको बोलते हैं तुलना। क्या बोलते हैं? तुलना। निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है, यानी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को प्रेरित करेगा? आई थिंक ये आराम से आप लोग कर सकते हो, इसको ढंग से समझाए तो। अधिगम इंसान तभी सही से कर पाएगा जब उसकी उस चीज़ में रुचि होती है। तो विषय में अगर अपनी रुचि होगी ना तो अपन बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये चल रही है विद्यार्थियों की पिछले 5-7 दिनों से कि सर मन पढ़ तो मैं रीड की का सब्जेक्ट रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा है, मेरा मन है वो फर्स्ट ग्रेड पे पढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो सिलेबस कम होता जा रहा है और पढ़ ये रहा हूँ। यानी दोनों में ही डामाडोल की स्थिति हो रही है, ना तो अच्छे से रीट की प्रिपरेशन हो पा रही है और फर्स्ट ग्रेड को हाथ भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि उधर रीट की परीक्षा वो नज़दीक क्या एकदम सर पे ही आ गई है। तो जब तक आप रुचि नहीं करोगे तब तक वो उसमें मतलब आप ढंग से अधिगम नहीं कर सकोगे, अच्छे से सीख नहीं सकोगे। अब कोई विद्यार्थी होता है, कोई भी आदमी होता है, वो जैसे गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख लेता है क्योंकि उसकी उसमें रुचि रहती है। समझ रहे हो ना बात को? रुचि रहती है, वो चीज़ अपन बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और जिसमें रुचि नहीं होती है और ज़बरदस्ती अपने साथ में किया जा रहा है ना, इसलिए उसको अधिगम को अपन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रीट के साथ में ऐसा ही हो रहा है। फिर वर्तमान में बहुत से विद्यार्थी रीट में मतलब पूरी आत्मा से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। उनका मन है वो फर्स्ट ग्रेड में पड़ा हुआ है। देख लेना चाहिए, जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो अपने विचार ज़रूर दें, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन कॉल मैसेजेस आते रहते हैं विद्यार्थियों के विचार, तो मैं भी जानता रहता हूँ। तो आप भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे, परंतु आपको 5 या 7 दिन एकाग्रचित होकर के रीट को ही पढ़ लेना, क्योंकि 5 या 7 दिन की बात है। अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने स्वभाव को नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, और फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 महीने मिलेंगे, उसमें जी जान लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक कक्षा 5वीं, 6ठी और 7वीं में जो स्तर के शिक्षण है वो विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है? इनमें एक उद्देश्य होना पूछा अपन को, तो उसमें निरीक्षण, आगमन और निगमन, ज्ञान, समझ और अनुपयोग, अभिग्रहिता, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन और संगठन। अभिग्रहिता, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। तो इसमें एक उद्देश्य पूछा अपन को उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, तो वो उद्देश्य होता है ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग करवाना चाहिए। शैक्षिक जो उद्देश्य है उनके लिए पाठ्य पुस्तक एक पूर्ण योजना है। वो कैसी योजना है? मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने की के लिए पाठ्य पुस्तक एक पूर्ण योजना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन। एक शिक्षक हमेशा एक उदाहरण के साथ में परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। वह दिखाता है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया, यानी वो क्या दिखाना चाहता है कि उसमें उस पर विचार नहीं किया है। तो उसके छात्र के पिछले ज्ञान या फिर उसके लिए एक नई सुविधाएं उपलब्ध करवाना छात्रों के लिए, या फिर ज्ञान को कैसे अपडेट किया जाता है, सभी छात्रों को चौकस कैसे
रखें, यानी इस प्रकार के उसके विचार रहते हैं। वो चाहता है शिक्षक एक उदाहरण देकर के कि जैसे परमाणु की अवधारणा को वो परिचय दे रहा है, तो वह क्या दिखाता है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया, कि उसने छात्रों के पिछले ज्ञान पर विचार ही नहीं किया है। छात्रों के पिछले ज्ञान पर विचार नहीं करना, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि छात्र इसको ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वरना वो उनको जाने बगैर ही परमाणु की शिक्षा देने लग गया तो विद्यार्थियों को तो ऊपर से ही जाएगा। ऐसा बहुत बार विद्यार्थियों के साथ में होता है, शिक्षक इतना गहराई में चला जाता है कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो ना बात को? जबकि पहले उसका कोई भी टॉपिक हो उसका बेसिक पता होगा, तभी अपन उसकी गहराई में जा करके समझ पाएंगे उस चीज़ को, है ना। पहले अणु के बारे में जानेंगे तभी तो परमाणु का पता चलेगा, अन्यथा परमाणु होता क्या ये नहीं पता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि एक शिक्षक अपने छात्रों में सौंदर्य बोध का पोषण करने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी शिक्षक को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी सौंदर्य बोध का वो वर्णन कर रहा है। तो विचारों की जांच करें, या फिर जांच के प्रतिमान यानी मॉडल को विकसित करें, या फिर घटना को उत्सुकता से देखें, या फिर उसके संबंधित उससे प्रश्न है वो तैयार करें। तो घटना को उत्सुकता से देखना इसमें सही होता है। एक जो शिक्षक होता है वो छात्रों में सौंदर्य बोध का अगर पोषण करने की कोशिश कर रहा है तो घटना को उत्सुकता से पहले देखे कि हाँ वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ की जो घटना है, वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और विद्यार्थी जो हैं वो कितने उत्सुक हैं, इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं अपने बात में। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक शिक्षक व्याख्या देता है, एक शिक्षक है वो व्याख्या देता है कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है, और इससे स्वभाव की कौन सी विशेषता का, शिक्षक की मतलब स्वभाव की कौन सी विशेषता का अपन को बोध होता है। तो गहन चिंतन का बोध होता है इसमें। किसका बोध होता है? गहन चिंतन है उसका बोध होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो व्याख्या करता है वो प्रयोगों के द्वारा एक से अधिक जो विधियों का भी वो उपयोग कर सकता है, और फिर उसको अपने जो उससे संबंधित घटना संबंधित जो परिणाम निकलेंगे उसको सत्यापित किया जा सकता है। तो उस स्वभाव में वो कौन सी विशेषता बोध होती है? तो शिक्षक क्या है, उसमें गहन चिंतन किया है उसने, उस विषय से संबंधित, उसे सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित। तत्काल उद्देश्य क्या होते हैं? तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित होता है। तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत मतलब कौन सा आता है? भावात्मक, संयोजात्मक, उच्चत्व पक्ष या फिर संज्ञानात्मक। तो तत्काल जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड यानी संबंधित। जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे निर्मित करते हैं, यानी शिक्षार्थी स्वयं अपने नियम बना लेते हैं ना कई बार, और अपनी अवधारणा अपनी हिसाब से परिभाषा याद करने के लिए निर्माण कर लेते हैं इन चीज़ों का, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो क्या होते हैं? परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता या फिर बारंबारता। तो ध्यान रखिएगा, जब विद्यार्थी लोग हैं जो अपने अनुसार परिभाषा, अवधारणा, सिद्धांत स्वयं बना लेते हैं तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं, यानी वो इस सब्जेक्ट से संबंधित जुड़ जाते हैं, सामान्यीकरण कर लेते हैं, उस टॉपिक से संबंधित। ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को किस रूप में संशोधन किया जाता है? ब्लूम के वर्गीकरण में, तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण करने या फिर लागू करना। तो ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण के रूप में संशोधन किया जाता है निर्माण करने के लिए। किसके लिए? निर्माण करने के लिए। निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? यानी निर्देशात्मक उद्देश्य लिखेंगे तो उसके लिए कोई नियम, कानून, कायदे नहीं है। तो शिक्षार्थी की विशिष्टता, विद्यालय के माहौल की प्रकृति, शिक्षार्थी का प्रदर्शन या फिर निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता। तो निम्न में से क्या निर्देशात्मक जो उद्देश्य लिखने हैं उनके लिए मानदंड हैं वो विद्यालय के माहौल की प्रकृति, विद्यालय का माहौल और वहाँ की प्रकृति होंगी, वो इसमें मानदंड में शामिल नहीं होंगे। निम्नलिखित में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए, यानी व्याकरण से जुड़ा हुआ शिक्षण उद्देश्य कौन सा है? केवल ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोगी या फिर सभी? तो व्याकरण से जुड़े हुए जितने भी शिक्षण उद्देश्य हैं वो इसमें सभी होते हैं, क्योंकि व्याकरण में ज्ञान भी करवाया जाता है, उसमें विभिन्न कौशल भी होते हैं, ज्ञान के उपयोगी भी होता है, तो इसमें सभी होते हैं। इस प्रकार से अपने सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित 10-12 प्रश्न लिए हैं। ये पीछे की आई हुई परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हो और रिवाइज में भी बहुत ही रिवीजन में आपके काम आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी इनको जरूर शेयर करें।